राधे राधे प्रिय दर्शकों। श्रीनगर नामक जैसे सुंदर गांव जिसकी हरियाली, समतल जमीन, खेतों के बीच में बना हुआ एक कच्चा मकान था जिसमें रहती थी 65 वर्षीय देविका जी। देविका जी घर में काफी समय से अकेली रहती थी। देविका जी ने अपने पास एक भैंस पाल रखी थी और उनके घर के आसपास फैला हुआ उनका खेत उन्हें घर गृहस्थी चलाने के लिए काफी अनाज दे देता था। देविका जी अपने खेतों में काम करने के लिए कुछ मजदूर भी लगा ली थी। देविका जी घर का काम खुद अकेले किया करती थी। साथ में अपनी भैंस की सेवा करना, दूध निकालना, उसे घास खिलाना, बस उनका वही एक साथी था जिसके साथ वह अकेले में बैठकर बातें भी किया करती। देविका जी हमेशा यही लगता कि कोई है, वह उसी के साथ बातें करती, डांटती। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था कि एक दिन डाकिया ने आकर उन्हें एक चिट्ठी दी। बताया, काकी, यह तुम्हारे बेटे की चिट्ठी है। देविका जी ने कहा, बेटा, तुम ही इस चिट्ठी को पढ़ दो, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं। डाकिया ने पढ़कर सुनाया कि आगे 5 दिन के अंदर ही मैं घर आ रहा हूँ। यह सुनकर देविका जी बहुत खुश हो गई। यह चिट्ठी उनके बेटे प्रशांत की थी। उनका बेटा प्रशांत शहर में रहता था अपनी पत्नी सीमा के साथ। वह शहर से वापस गांव आ रहा था। उसके आने की वजह थी उसके ससुराल में उसके साले की शादी, इसीलिए तो दोनों पति पत्नी आ रहे थे। देविका जी बहुत खुश होती हैं। चलो, मेरा बेटा इसी कारण तो आ रहा है, कुछ तो वजह मिली। वह डाकिया को धन्यवाद बोलकर पानी पूछती है। बेटा, पानी पी लो, कहो तो दूध गर्म करके दे दूं, बहुत थका लग रहा है। डाकिया ने कहा, नहीं काकी, दूध मत दो, एक गिलास ठंडा पानी ही पिला दो। देविका जी एक बड़ी सी गिलास में पानी और एक कटोरी में गुड़ लाकर दी। लो बेटा, गुड़ खाकर पानी पी लो और थोड़ी सी बैठ जाओ। डाकिया ने कहा, काकी, बैठने का समय नहीं है, पानी पी लेता हूँ। यह कहकर डाकिया चला गया। देविका जी उस चिट्ठी को उलट पलट कर देखती रही। उनके बेटे की आने की सारी उम्मीदें उसी चिट्ठी में थी। चेहरा खुशी से खिल गया था। देविका जी का किसी तरह से 2-3 दिन गुजरा। उनका बेटा घर पर आया, लेकिन रुका नहीं। सुबह आया, अपना बैग रखा और शाम को कहा, मम्मी, मैं जा रहा हूँ, मेरे ससुराल में शादी है, साथ में सीमा भी जाएगी। देविका जी ने कहा, बेटा, कल तेरे ससुर आए थे, वह भी मुझे बोल कर गए हैं कि समधन जी आप जरूर आना, और सीमा की माँ ने भी कहा है कि समधन जी को बुलाकर ही लाना। देविका जी ने कहा, बेटा, कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ तैयार होकर चलूं। लेकिन प्रशांत ने कहा, माँ, तुम वहां कहाँ जाओगे, शादी ब्याह का माहौल है, घर भरा भरा सा रहेगा, और फिर तुम सीधी शादी, वहां सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। देविका जी बेटे की बात सुनकर चुप रह गई। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, काम निपट जाएगा तो जल्दी घर आ जाना। दोनों बहू बेटा और मेरे पोते के साथ मेरे साथ कुछ दिन रह लेना। प्रशांत माँ की बात को आधा अधूरा सुना और चला गया। देविका जी घर पर रह गई। जब प्रशांत और सीमा अपने छोटे से बच्चे को लेकर, जो कि अभी 1 साल का होने ही वाला था, अपने मायके पहुंची, सीमा की माँ ने बेटे और दामाद का स्वागत किया। फिर कहने लगी, सीमा, मैंने तेरी सास को भी कहलवाया था, तू अपनी सास को लेकर क्यों नहीं आई? अब यह तेरे भाई की अंतिम शादी है, यह मेरा छोटा बेटा है, अब घर में कोई शादी ब्याह नहीं पड़ने वाला, इसीलिए मैंने सबको बुलाया है। सीमा ने कहा, मम्मी, तुम भी ना कहाँ इस उलझन में पड़ती हो, वह अब बूढ़ी हो गई है, वह किसी के काम में या इतना ज्यादा घूमना फिरना नहीं करती। सीमा की माँ ने कहा, इस उम्र में सबको घूमना फिरना अच्छा लगता है बेटी,
घूमने फिरने खुशियों की कोई उम्र नहीं होती। रुक, मैं तेरी सास को बुलवा लेती हूँ। सीमा मुंह बनाती रह गई, लेकिन सीमा की माँ अच्छी थी। उन्होंने अपने ही बेटे को भेजकर सीमा की सास को बुलवा लिया। सीमा की सास ने मना तो खूब किया, नहीं जाऊंगी बेटा, मेरा प्रशांत मना करके गया है कि तुम मत आना मम्मी। फिर भी वह लड़का नहीं माना और अपनी बहन की सास को लेकर पहुंच गया। जब प्रशांत और सीमा ने देखा तो देविका जी अपनी सूती की साड़ी, जो कि उनके लिए नई थी, साफ सुथरी थी, लेकिन वह कई बार पहन चुकी थी, उस साड़ी में बहुत सारे रिंकल भी थे, इस्त्री भी नहीं किया गया था। उसे देखकर तो सीमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह अपनी सास से दूर ही भागने लगी, किसी का परिचय ना करवाई अपनी सास से। प्रशांत चुपके से आया और एक कुर्सी लेकर जहां पर खाना बन रहा था वहां रखवा दिया। माँ तुम यहीं बैठो, वहां लोगों के पास मत आना, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, कोई पूछ दिया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। देविका जी को बहुत बुरा लग रहा था, वह तो पहले ही नहीं आती, अब मना भी नहीं कर सकी। जब बहू का भाई पहुंचा, वहां खाना बनाने वाले लोग थे, उनके साथ में कुछ औरतें पूरियां बेलने वाली थी, लेकिन वहां इतनी गर्मी थी। देविका जी को खाना बनाने वाले पंडाल में छोड़कर बेटा आ गया, उनसे वह गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह पर्दा हटाकर बाहर निकली, पसीना पोंछी और मन में सोचने लगी कि जब मैं इतनी गंदी दिखती हूँ, बेटे को और बहू को शर्म आती है, तो मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। वह वहां से गुस्से से निकल आई, एक ऑटो पकड़कर अपने घर आ गई। मन में सोच रही थी कि घर जाऊंगी तो प्रशांत और बहू को बहुत डांटूंगी, लेकिन जब बेटा और बहू लौटकर घर आए तो देविका जी ने सोचा कि कुछ ही दिन के लिए बेटा बहू हैं, इनके साथ झगड़ा करना ठीक नहीं है, और वैसे भी है हमारे साथ कितने दिन रुकने वाले हैं। यह सोचकर उन्होंने बेटे की हरकतों को माफ कर दिया और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उनके मन पसंद का भोजन करवाने लगी। देविका जी उनकी हरकतों को भूलने की कोशिश करने लगी। लेकिन रात को प्रशांत ने कहा, मम्मी मेरा बेटा 1 साल का हो गया है, उसका जन्मदिन आने वाला है, तो सोच रहा हूँ कि यहीं पार्टी क्यों ना दे दूं। वहां शहर में अपना कोई नहीं है जो जानता हो, इसीलिए यहाँ पर सीमा के मम्मी पापा भी हैं और हमारे सब दोस्त मित्र भी हैं। मैंने होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखा है। यह सुनकर देविका जी बहुत खुश हो गईं। दूसरे ही दिन सुबह प्रशांत और सीमा अपने बच्चे को लेकर उस होटल में व्यवस्था करने चले गए। वहां पर मेहमान सुबह से ही आने लगे थे, सारी व्यवस्था हो रही थी, खाना पीना, पार्टी, केक काटना, डांस, सब कुछ था। प्रशांत और सीमा ने अपनी माँ को एक बार भी नहीं कहा कि माँ तुम्हारे ही पोते का जन्मदिन है, तुम भी आशीर्वाद देने के लिए आना। और देविका जी इस बार अपने से जाना उचित नहीं समझी, वह घर पर ही अपने पोते को ढेरों आशीर्वाद देती रही। सुबह नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाया, फिर भगवान की पूजा की और प्रार्थना की कि मेरा पोता 1 साल का हो गया है, उसको भगवान खुश रखना, मेरे बेटे को भी खुश रखना, वो लोग नादान है और फिर मैं भी बूढ़ी औरत हूँ, गांव में रहने वाली, कहाँ पार्टी वीटी में लोग मुझे देखेंगे। यही सोचकर वह घर में रही आई। लेकिन पार्टी में जब सीमा के माता पिता आए और उनकी सास को नहीं देखे, तो सीमा की माँ ने पूछा, सीमा तेरी सास कहाँ है, नहीं बुलाया क्या? सीमा ने कहा, मम्मी तुम तो जब देखो मेरी सास के पीछे पड़ी रहती हो, क्या बुलाना उस बुढ़िया को, शक्ल देखती नहीं हो कैसी है, यहाँ आकर क्या करेगी, जहां भी देखो वही सूती साड़ी पहनकर पहुंच जाती है। सीमा की माँ ने कहा, ऐसा क्यों कहती है, मैं जानती हूँ तेरी सास बहुत अच्छी है, तू तो शहर जाकर रहने लगी है, लेकिन मेरा मिलना जुलना तेरी सास के साथ होता रहता है, वह कभी भी तेरी और अपने बेटे की बुराई नहीं करती, तुम दोनों को हमेशा दिल से आशीर्वाद ही देती रहती है। सीमा ने कहा, माँ यह तो उनका फर्ज है, वह करती रहती हैं। लेकिन सीमा की माँ ने कहा, नहीं, तुझे अपनी सास को बुलाना होगा,
नहीं तो मैं और तेरे पापा और तेरे भैया भाभी कोई तेरी पार्टी में नहीं रहेंगे। यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं कि सीमा की सास प्रशांत की माँ कहाँ है। तू यहाँ हमें बेइज्जती करने को बुलाई है। लोग क्या कहेंगे कि अपने मायके वालों को सबको बुलाया और घर में एक अकेली बूढ़ी सास थी उसे ही नहीं बुलाया। और हुआ ही ऐसा, सब लोग बार बार यही पूछते, सीमा की सास कहाँ है, प्रशांत की माँ कहाँ है, क्यों नहीं बुलाया, क्या अपने ही पोते के जन्मदिन पर दादी नहीं आई। सब लोग यही पूछते। प्रशांत तो बहला देता, लेकिन सीमा की माँ ने जबरदस्ती कर दिया, अभी अपनी सास को सम्मान पूर्वक लेकर आ, वरना हम सब जा रहे हैं तेरी पार्टी से। सीमा मजबूर हो गई और प्रशांत को अपनी माँ को लेने भेज दी। सीमा ने कहलवाया था, प्रशांत अपनी मम्मी को बोल देना कि मेरी अलमारी से कोई भी साड़ी निकालकर पहन लेगी। वैसे भी वह हल्की पतली साड़ी ही तो पहनती है, उन्हें बोल देना। प्रशांत ने कहा, मम्मी तेरी बहू ने बोला है कि कोई भी उसकी अलमारी से साड़ी निकालकर पहन ले, अपनी पुरानी सूती की साड़ी पहनकर मत आ। देविका जी ने कहा, नहीं मैं अपनी ही साड़ी पहनूंगी। अगर बेटा तुझे अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था, तूने सारी तैयारियां की थी, तो एक साड़ी मेरे लिए भी तो ला सकता था ना। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तो अब जो मेरे पास है वही पहनूंगी। क्यों मैं बहू की अलमारी से साड़ी निकाल कर पहनूं। अगर तुझे शर्म आ रही है तो तू मुझे लेकर मत जा। प्रशांत ने कहा, अरे चलो माँ, नाटक मत करो। सब लोग वहां तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, वरना मैं तो तुम्हें वैसे ही बोला था कि तुम घर पर आराम करो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। प्रशांत के कहने पर देविका जी तैयार होकर पार्टी में आ जाती हैं। सीमा उन्हें देखकर गुस्से से प्रशांत की तरफ आती है और कहती है, मैंने तुमको बोला था ना कि मेरी अलमारी से एक साड़ी निकाल कर अपनी मम्मी को देना, लेकिन तुम तो बोले ही नहीं, या तुम्हारी माँ मानी नहीं। देखो इतनी बड़ी पार्टी में इससे अच्छे तो नौकर भी कपड़े पहने हैं। यह बात देविका जी सुन ली थी। वह चुपचाप रही कि पार्टी में बेटे की बदनामी कौन करे। पार्टी शुरू हुई, सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। केक कट गया, सब लोग बच्चे को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देने लगे। सबका होने के बाद देविका जी भी वहां पर आ जाती हैं। सीमा अपनी सास को देखकर मुंह बना लेती है। तभी देविका जी अपने पर्स में से एक डिब्बी निकालती हैं, जिस डिब्बे में एक सोने की चमचमाती हुई चैन थी और उस चैन में एक चंद्रमा बना हुआ था, जो कि चांद का लॉकेट था। देविका जी ने अपने पोते को वह मोटी चैन पहनाते हुए कहा, बेटा यह चैन और यह चंद्रमा तेरे लिए लाभकारी है। मैंने पंडित जी को दिखाया है, तो उन्होंने कहा कि बेटे को सोने की चंद्रमा बनाकर पहनाओ, उसके भविष्य के लिए, ग्रह नक्षत्र के लिए अच्छा होगा। करीब मोटी चैन और मोटे चंद्रमा का आकार देखकर सबकी आंखें फटी रह गई कि इतना महंगा गिफ्ट तो यहाँ पर आए हुए किसी ने नहीं दिया, जबकि पार्टी में सब बड़े बड़े वीआईपी लोग आए थे। सीमा के मायके से भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं आया था। सीमा की आंखें फटी रह गई। यह बुढ़िया खुद तो फटी पुरानी साड़ी पहनकर घूमती रहती है, लेकिन इसके पास इतना कुछ। देविका जी ने खेतों में काम करके अपनी भैंस का दूध बेचकर पैसा इकट्ठा किया था। वह जानती थी कि जब मेरा पोता आएगा तो कुछ न कुछ गिफ्ट बनवाकर दूंगी। बस अब तो जन्मदिन ही हो गया, तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपने पोते के लिए वह सोने का चैन बनवा दिया था। यह चैन देखकर सीमा की सास कहने लगी, देख बेटी, तेरी सास का दिल देख। तेरी सास अकेले रहकर खुद बनाती खाती है, खुद के लिए सस्ते कपड़े पहनती है, लेकिन आज तेरे बेटे के लिए लाखों रुपए का गिफ्ट लेकर आई है। यहाँ पर आने वाले एक एक से वीआईपी पैसे वाले, किसी ने टेडी दिया तो किसी ने खिलौना, लेकिन अपनी सास को देख, अपना खून अपना ही होता है, जिसे तो अनपढ़, जाहिल, गवार, देहाती कहकर पार्टी में नहीं बुलाना चाहती थी। उनका दिल कितना बड़ा है,
इतना अपमान करने के बाद भी अपने पोते के लिए वह सोने की चैन दी। अगर तू नहीं बुलाती तो उनके दिल का अरमान रह जाता। उन्होंने यह चैन पहले से ही बनवा कर रखा था और आज उन्होंने अपने पोते को आशीर्वाद के रूप में पहनाया। अब तो सीमा को भी शर्मिंदगी होने लगी थी। मौका पाकर देविका जी ने भी बोला, रहने दीजिए समधन जी, अब मेरा बेटा शहर चला गया है। वह भूल गया है जब उसके पिताजी दुनिया छोड़कर गए थे तो वह 20 साल का था। वह अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ खेतों में काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने ही कह दिया, बेटा तू खेतों में काम नहीं करेगा। तेरे पिताजी का सपना है कि तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। तो मैंने इसे ही अफसर बनाने के लिए अपने हाथ गंदे किए, गोबर उठाए, खेतों में काम किया, लेकिन इस पर आंच नहीं आने दी। यह भी इसी मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ है और आज इसे मैं देहाती गंवार लग रही हूँ। इसी माँ ने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसके पसंद की शादी की और कभी इससे 1 रुपए शहर से नहीं मांगा। जहां तक मेरे पास होता था तो मैं इसे अपने पास से ही चीजें भेजा करती थी। इस उम्र में भी खुद जीने और मेहनत करने की हिम्मत रखती हूँ। भले ही मैं इसे गंवार लगती हूँ क्योंकि मैं भैंस का गोबर उठाती हूँ। मेरे हाथों में दरार पड़ गए हैं, काले हो गए हैं। मैंने अपना एक एक पैसा, जमीन, घर सब कुछ जोड़कर और बचाकर बेटे बहू और पोते के लिए रखा है। मैं चाहती तो अपना बेचकर आराम से बैठकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। मैं जानती हूँ कि शहर में कब तक बेटे बहू का गुजारा होगा। यहाँ उनका अपना पुश्तैनी है, आकर एक दिन उनको यहाँ ही रहना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर वह चलने लगी तो प्रशांत आगे बढ़ा और माँ के पैर पकड़ लिया। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे ही गलती हो गई। मैं सच में शहर जाकर बदल गया था। मेरी जिंदगी तो यहीं गुजरी थी, पर मैं सब कुछ भूल गया था। सीमा भी माफी मांगने लगी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने भी आपके लिए गलत सोचा। दोनों बेटे और बहू को देविका जी ने गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं, माँ तो माँ होती है। मैं तुम दोनों के लिए हमेशा दिल से दुआ ही दूंगी, चाहे तुम लोग मेरे बारे में सही सोचो या गलत। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। बस मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि किसी के कपड़े और हुलिये से किसी की औकात को जज नहीं करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।